हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं गंगा नदी के विषय में। हमारा आज का टॉपिक है गंगा नदी। गंगा नदी है ना, गंगा रिवर। अब आपको ये समझना है कि यह रिवर जो है तो भारत की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर मानी जाती है। साथ ही साथ यह पवित्र नदी भी मानी जाती है और भी इसके कई फीचर्स हैं, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है, एक पंच प्रयाग बनाती है। कुंभ का मेला भी इसी के तट पे लगता है। तो एक प्रश्न जो है तो इसमें से आता ही आता है, जैसे कि देव प्रयाग किसे कहते हैं, नंद प्रयाग किसे कहते हैं, रुद्र प्रयाग किसे कहते हैं, तो किन किन नदियों के मिलने से बनते हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यह रिवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अगर थोड़े हम बात करें कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसे है, तो पहला इसके ओरिजिन से पूछा जाता है, ठीक, कि इसकी आखिरकार ओरिजिन कहाँ हुआ, ये पूछा जाएगा। दूसरा, इसमें जो पंचनद हैं, क्या हैं, पंच प्रयाग जिसे हम बोलते हैं, पंच प्रयाग, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि प्रवृत्ति होगी कि देव प्रयाग किन नदियों के मिलने से बनता है, या रुद्र प्रयाग किस नदी के मिलने से बनता है। और साथ ही साथ इसके कुछ नाम को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भागीरथी, ठीक, फिर इसके बाद यह नदी आगे चल के गंगा भी बनती है। तो इस तरह करके इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कुछ एग्जाम्स ने तो इसकी लेंथ के बारे में भी पूछ लिया है कि इसकी कितनी लंबाई भी है ना। कुछ ने इसके इस जो नदी है इसके तट पर स्थित स्थल, तट पर स्थित जिसे हम कहें कि शहर या स्थल, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा। तो कुल मिला के ये कुछ प्रवृत्तियां हैं इस रिवर की पूछने के लिए। तो इन्हें आप याद रखेंगे कि इतने टाइप से प्रश्न अभी तक इस रिवर से पूछे गए हैं, इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा नदी के बारे में। तो पहला हमारा जो है कि गंगा नदी एक तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो इसकी पहले हम ओरिजिन की ही बात कर लें, ठीक। इसकी उत्पत्ति जिसे कहते हैं उत्पत्ति कहाँ हुई, ठीक। तो एक तो यह हिमालयी नदी है, ये आपको कंप्लीट है, सदा नीरा नदी है ना, पेरिनियल रिवर है। इस नदी की जो उत्पत्ति है यह गंगोत्री हिमनद से मानी जाती है, ठीक। किससे? गंगोत्री हिमनद। और उस गंगोत्री हिमनद के भी ज़्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो गोखुर झील से। तो पहला लिखेगी आप कि गंगोत्री हिमनद क्या है, गंगोत्री हिमनद, ठीक। लिखते चलेंगे आप लोग भी, गंगोत्री हिमनद। हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक, ये आप लिख लेंगे। इसी के और ज़्यादा इन स्पेसिफिक जाएं कि मेन पॉइंट कहाँ है, तो उसे बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोखुर झील से। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। उत्तराखंड, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसकी उत्पत्ति है। इस रिवर की जो है, तुमने कहा कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी नदी है भारत की, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक। ये आपको याद रखना है कि इतनी लंबाई में है यह रिवर। और दूसरा यहाँ से जान लेते हैं कि आखिर ये मुहाना कहाँ बनाती है, फिर इसके बाद इसके और आगे पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। मुहाना, जिसे डेल्टा भी कहते हैं, यानी कि जहाँ से रिवर अपने अस्तित्व समाप्त करती है, किसी में मिल जाती है, उस स्थान को मुहाना बोलते हैं।
तो यह नदी बंगाल की खाड़ी पर मिलती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी पर जो डेल्टा बनाती है, इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आप याद रखें कि ये जो सुंदरवन डेल्टा है, क्या इसे गंगा बस बनाती है? तो इसमें 3 नदियाँ मिश्रित होती हैं, और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा नदी है, दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी है, और तीसरी मेघना नदी है। ठीक, तो इस डेल्टा को जो है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक, इस नाम से भी आपको ये मिलेगा, तो इससे आपको याद रखना। ठीक है, इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ आ रही होंगी। यह विश्व का बहुत बड़ा डेल्टा माना जाता है, पंजाकार डेल्टा होता है। ठीक, और हमने जो उत्तर भारत का जब मैदान पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने डेल्टा के बारे में आपको बताया है कि डेल्टा में कैसे उच्च भूमि को क्या कहते हैं, निम्न भूमि को क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप उस पिछली क्लास को देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान को समझा है। ठीक है, इतनी बातें। अब इस रिवर का हमें समझना है कि यह आखिर कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो इसका हम जानने की कोशिश करेंगे अपवाह क्षेत्र। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है अपवाह क्षेत्र कि इस नदी में कितना अपवाह क्षेत्र है, क्योंकि अगर ये भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जा रही है तो फिर इसका अपवाह क्षेत्र कितना है। तो लिखें गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र। अब आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने इस ड्रेनेज के बारे में जो बताया था कि अपवाह आखिर किसे कहते हैं, जो एक पूरा तंत्र बनता है, तो उसे हमने बताया था कि नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ ये पूरा मिलके उसका एक अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो यह जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी में 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं। एक कि यह गंगा नदी कुछ राज्यों से बह रही होगी, और इसकी जो सहायक और सहायक की सहायक नदियां हैं वो किसी और राज्य से अपना वाटर लेके आ रही हैं। तो उस पूरे को हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो राज्यों को हम 2 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कैसे? पहले थोड़ा हम मैप बना दें। जैसे मानो कि ये गंगा नदी है। ठीक, अब गंगा नदी के पैरेलल ही यमुना नदी प्रवाहित होती है। ठीक, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल मिलती है, फिर इधर से बेतवा, केन, यहाँ से सोन नदी आके मिलती है, इधर पुनपुन नदी आके मिलती है। ठीक, और यहाँ से रामगंगा मिलेगी, ऐसे करके गोमती नदी मिलेगी। ठीक, ऐसे करके घाघरा नदी मिलेगी, है ना, ऐसे करके कोसी नदी मिलेगी, और ऐसे करके महानंदा। तो ये एक जो ड्रेनेज बना, इस ड्रेनेज को आप समझें। पहले इसे आपको समझना है कि ये जो पूरा ड्रेनेज बना, ये जो पूरा ड्रेनेज बना, इस पूरे ड्रेनेज को ही बोलते हैं वृक्षानुमा जो आकृति है। यानी कि आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में जब हम लोग क्लास शुरू किए थे तो हमने बताया था कि नदियाँ का प्रवाह जो है तो मतलब किन किन क्षेत्रों में बनती हैं, कैसे। जैसे कि हमने बताया था आपको कि कुछ नदियाँ डेंड्रियाटिक बनती हैं, यानी कि, और कुछ नदियाँ जालीनुमाकार आकृति बनाती हैं। उसी तरह से इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है, अपवाह तंत्र है, वह कैसा है? डेंड्रियाटिक है, यानी कि वृक्षानुमा आकृति है। तो इसके पहले आप लिख लेंगे अपवाह प्रतिरूप, यह बना। ठीक,
डेंड्रियाटिक पैटर्न। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि वृक्षानुमा प्रतिरूप, है ना, वृक्षानुमा प्रतिरूप बनाती है गंगा। तो ये बात आपको याद रखना। और कुछ वृक्षानुमा प्रतिरूप ऐसे बनता। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? इसका नाम लिख देते हैं हम। ये है गंगा रिवर। ठीक, गंगा, यमुना, ठीक है, रामगंगा, ठीक, ऐसे ही गोमती, और नाम लिख लेंगे आप यहाँ, जैसे चंबल, ठीक है, इसे लिखेंगे आप बेतवा, केन, सोन, पुनपुन। फिर और ज़्यादा नदियां हैं, तो अभी खाली आपको इतना बस याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए इनका भी नामकरण हम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना हो समझने में। ठीक, जगह ही नहीं बचेगी, खाली इसे लिख लो आप। महानंदा रिवर, लास्ट की महानंदा रिवर, और इसे याद रखेंगे रामगंगा। ठीक, ये खैर आप यहाँ तक अभी कंफ्यूज नहीं होना, इतनी बात। अब यह जो रिवर है, ये जो हमने बनाया, ये हमारी गंगा रिवर है। ठीक, अब बात को समझते चलना। ये जब गंगा नदी है ये, तो यह रिवर कुछ राज्यों से बहती है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र वाले राज्य हैं, तो इन राज्यों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले मुख्य राज्य, ठीक, कौन से? मुख्य राज्य, यानी कि जिनमें गंगा का ही प्रवाह होता है, तो मुख्य राज्य, और इनको हम लिखते हैं सहायक राज्य। सहायक राज्य का इन सेंस कि जैसे इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र आ रहा है, इन नदियों से पानी भी आ रहा है, तो ये राज्यों से ही आ रहा है, अलग अलग राज्यों से। तो किन किन राज्यों में इनके प्रवाह क्षेत्र हैं। ठीक है, इसे आप यहाँ अगर लिखना चाहें तो इसे लिख लेंगे आप गोमुख, गोमुख या गोखुर, गोखुर, और इसे आप लिख लेंगे डेल्टा। ठीक, सुंदरवन डेल्टा, यहां से ऐसे डेल्टा बना लेती है। खैर, अब मुख्य राज्य और सहायक राज्यों में बात करते हैं। तो मुख्य राज्य कौन कौन से हैं और सहायक राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको आपको लिखना है, क्योंकि राज्यों से पूछ लेते कि गंगा नदी का प्रवाह किन किन राज्यों में है। तो पहला लिखेंगे आप मुख्य राज्य में, उत्तराखंड। ठीक, फिर लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट लिखेंगे आप बिहार, नेक्स्ट लिखेंगे झारखंड, और नेक्स्ट लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब इनमें इस राज्य से तो उत्पत्ति होती है, यहां से उत्पत्ति हुई इससे। ठीक, इस राज्य में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह 110 किलोमीटर,
मतलब हमें ये जानना है कि सबसे अधिक किस राज्य में प्रवाह है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रवाह क्षेत्र है, मतलब कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है 1450 किलोमीटर। अब यहाँ हम सभी के नहीं बता रहे हैं आपको, बस आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश में इतना प्रवाह क्षेत्र है। तो सबसे अधिक आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे कम किस राज्य में प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका सबसे कम है बिहार में, झारखंड, झारखंड में क्या लिख रहे हैं, सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है इसका। इतनी बात आपको समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब गंगा नदी का इतना देखें, अब इनके देखते हैं हम लोग सहायक राज्य की, आखिर कौन कौन से इसके सहायक राज्य हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सहायक राज्य के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट लिखेंगे हरियाणा, नेक्स्ट दिल्ली, नेक्स्ट राजस्थान, नेक्स्ट मध्य प्रदेश। तो अब यहाँ से आपको याद रखें कि अब देखिए कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य मुख्य हैं, ठीक, और 1 2 3 4 5 5 राज्य इसके सहायक हैं। मतलब कि जो गंगा नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र कुल 10 राज्यों में है, कुल 10 राज्यों में। समझ आ रही बात? इसका जो पूरा ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम, इसका कुल कितने राज्यों में है, 10 राज्यों में। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि ये कैसे कितने कितने क्षेत्रों में ये प्रवाहित होते हुए आई है ना। अब आज की जो क्लास है इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर इसके बारे में बताते हैं कि आखिर किन किन धाराओं से कहाँ भागीरथी नाम है, किस क्षेत्र में क्या नाम है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।